पाकिस्तान की अमेरिका से रुई दरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान अमेरिका से 72,000 बैरल्स के दरामदी मुआहिदे। चेयरमैन कॉटन जनरल एहसानुल हक बोले कि रवां साल पाकिस्तान अमरीकी रुई का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार बन गया। अंदरून मुल्क कपास की कम पैदावार दरामदात में इजाफे की वजह करार। रुई की कीमत 200 रुपये इजाफे से 18,200 रुपये फी मन तक पहुंच गई है। इसी पर मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अशरफ। देखा जाए जैसे कि मुल्क भर में कपास की पैदावार शदीद मुतासिर हुई है। तकरीबन कहा जा रहा है पिछले साल के मुकाबले रुई की जो पैदावार है वो 53% कम रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है रुई जो इम्पोर्ट कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान के अमेरिका से रुई दरामद करने में जो है बड़ा रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 72,000 बेल्स जो है कपास के दरामदी ऑर्डर जो है बुक हुए हैं। और कॉटन जनरल एसोसिएशन के जो चेयरमैन एहसानुल हक ने कंफर्म किया है रवां साल पाकिस्तान अमेरिका से रुई दरामद करने का सबसे बड़ा दरामदी मुल्क बन गया और कहा है कि 30 लाख से ज्यादा बेल्स रुई दरामद मुकम्मल हो गए हैं। अंदरूनी मुल्क जो कपास की कम पैदावार और मियारी रुई की जो सप्लाई है वो मुतासिर हुई है। और साथ ही यहाँ पे देखा जाए मुल्क भर में जो कपास की फी मन कीमत है 200 रुपये इजाफे से जो है 18,200 रुपये पर पहुंच गई है। और यहाँ कंसर्न किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो रुई की शॉर्टफॉल है क्योंकि टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए कीमती ज़र मुबादला अभी खर्च करेगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले कहा जा रहा है तकरीबन 60% इजाफी जो है दरामदी रुई की जो की जाएगी उस पर इजाफी लागत आएगी जिसपे अमरीकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। और ये इम्पैक्ट है कि इस वक्त देखा जाए कि डॉलर का जो डिमांड भी देखी जा रही है, अगर आप रुई इंपोर्ट करते हो अमरीका से इंपोर्ट करते हैं डॉलर की पेमेंट होगी तो उसकी वजह से जो है उसके भी असरात देखे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे पाकिस्तान के अमेरिका से रुई दरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। सर्दियों में बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर रिलीफ पैकेज का बड़ा फायदा नहीं होगा। FPCCI की सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगो बोले सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल कम होने पर कैपेसिटी चार्जेस मजीद बढ़ जाएंगे। सर्दी के मौसम में बिजली फी यूनिट 20 रुपये फ्लैट रेट की जाए। जब बिजली के बिल सर्दियों में आएंगे तभी पता चलेगा कि बिजली का रेट कम हुआ या बढ़ा। गवर्नमेंट ने विंटर पैकेज दिया है जिसमें घरेलू सार्फिन के लिए जो है वो 11 रुपये 42 पैसे से लेके 26 रुपये तक इजाफी यूनिट के ऊपर उनको रिलीफ पैकेज मिलेगा। और जो कमर्शियल सार्फिन है उनको 13 रुपये 40 पैसे से लेकर 22 रुपये 71 पैसे तक उनको रिलीफ मिलेगा। और इंडस्ट्रियल जो है उनको 26 रुपये 7 पैसे तक उनको इजाफी यूनिट के ऊपर रिलीफ मिलेगा। अब जबकि बात यह है कि जो सर्दियों में है वो कंजम्पशन कम होगी और उनकी जो कैपेसिटी चार्जेस होंगे वो मजीद बढ़ जाएंगे। कैपेसिटी चार्जेस बढ़ने की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो उस इजाफी कीमत के ऊपर जब उस कीमत में इजाफा होगा उसमें से वो भी सिर्फ इजाफी यूनिट जो उन्होंने पिछले साल इसी महीने में अगर वो यूनिट जो इस्तेमाल किए होंगे उनसे अगर वो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगा तो सिर्फ उन यूनिट के ऊपर उसको कमी होगी। तो मेरे ख्याल में जो ऑल ओवर अगर हम ये देखें तो शायद पहले से बिल बढ़ जाएगा। जो गर्मियों में सार्फिन बिल पे कर रहे होंगे उनका बिल पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। और IT के शोबे में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि स्टार्टअप सिस्टम के तहत इदारों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। But I certainly wanted to extend my sincere welcome to all the delegates from government leaders, industry experts, investors, entrepreneurs, and especially everyone who has flown in from various parts of the world. A very special welcome to the international participants. It's great to see that SECP has taken the lead in hosting this conference. Very timely, as we know in overall from government's perspective, IT in general is a sector where we are banking to provide the impetus to the growth of the economy, and we do believe
that it's going to be a real game changer, inshallah, for Pakistan. It's really in that context this conference, which is sort of focused on the startup ecosystem with respect to innovation, entrepreneurship, everything which is associated with startups is fantastic, because in the coming days you're going to be able to not only listen to the speakers, but hopefully you'll be able to have very meaningful engagements with each other, and as I said, with other stakeholders who are participating in this conference. Last week, when I was in Riyadh with the Prime Minister, when we went to meet the Crown Prince, and on the sidelines of that, again, I had the great pleasure to be at the FII. And as you know, this year's theme in Riyadh was all around AI, and in fact, the SoftBank CEO was all talking about the ASI. So artificial super intelligence, and I'm sure you must have listened to his interview, etc. It's quite. सरकारी गाड़ियां सियासी रहनुमाओं के लिए माले गनीमत बन गई। महकमे बल्दियात की 2016 मॉडल की 3 कारें सियासी रहनुमाओं के ज़रिए इस्तेमाल। महकमे बल्दियात के नोटिस के बावजूद गाड़ियां वापस ना की गई। गाड़ियां वापस ना करने वालों में MNA सैयद इब्रार हुसैन, फेरोज जुनेजो और सिकंदर अली शामिल हैं। तफसीलात हासिल कर लेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। बताइएगा आज़ाद कि अब तक गाड़ियां वापस क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, ये सिंध का महकमा बल्दियात है, जिसकी 3 सरकारी गाड़ियां सियासी रहनुमाओं के लिए माल गनीमत बन गई हैं। महकमा बल्दियात ने गाड़ियां वसूल करने के हवाले से बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर शोकाज नोटिस जारी करके गाड़ियां वापस करने की अहकाम तो जारी की है, लेकिन ये गाड़ियां ताहाल महकमा बल्दियात को मौसूल ना की है। ये 2016 मॉडल की महकमा बल्दियात की 3 कल्टस कारें हैं, जो गुज़िश्ता 9 बरस से इन सियासी रहनुमाओं के कब्जे में है, यानी ज़ेर इस्तेमाल है। इनमें जो है रुकन कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक नौशर फिरोज है, सैयद इब्रार हुसैन शाह, इसके अलावा फिरोज जुनेजो और एक के तौर पर पहचान रखने वाले इस वक्त पाकिस्तान की का हिस्सा है सिकंदर अली हुलियो, इनके कब्जे में है। लेकिन महकमा बल्दियात सिंध ये गाड़ियां वापस करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और बेबसी का इजहार कर दिया है। इस वजह से महकमा बल्दियात सिंध ने 1 नवंबर 2024 को एक खत अरसाल किया इन 3 रहनुमाओं को, लेकिन इन्होंने उन्होंने सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की, चुके वज़ीर सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध के वाज़ेह तौर पर अहकाम हैं जो गाड़ियां जो है गैर सरकारी जो मुलाजिम है या कोई सियासी रहनुमा के कब्जे में फौरी तौर पर वापस करवाई जाए। लेकिन ये गाड़ियां ताहाल में 3 सियासी रहनुमाओं के कब्जे और महकमा बल्दियात सिंध ने गाड़ियां वापस करने में जो है बेबसी का इजहार कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। माहौलियाती मसाइल की वजह से सांस की बीमारियां जन्म लेने लगी। जामे कराची के होनहार तालिब इल्म ने तख्लीकी सोच से हल पेश कर दिया। डी फार्मेसी के फाइनल ईयर के तालिब इल्म अब्दुल रहमान का बड़ा कारनामा दुनिया का सबसे छोटा रिचार्जेबल नेबुलाइजर बना दिया। 1 इंच से कम चौड़ाई, पॉकेट फ्रेंडली, मुसलसल 35 मिनट तक काबिल इस्तेमाल। तालिब इल्म अब्दुल रहमान हुकूमत से मुआवनत के ख़्वाह, कहा नेबुलाइजर ऑफिस या दौरान सफ़र आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। नेबुलाइजर सांस की बीमारी और सीने के इन्फेक्शन के शिकार अफराद के लिए तैयार किया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखें, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और जामा कराची के जो तलबा हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक अपनी जो मेहनत है वो करते रहते हैं। इस वक्त मैं जामा कराची के शोबा फार्मेसी में मौजूद हूँ। कराची यूनिवर्सिटी डी फार्मेसी 4th ईयर के जो तालिब इल्म है अब्दुल रहमान, उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा नेबुलाइजर जो है वो तैयार कर लिया है और इनका ये दावा है कि पूरी दुनिया में जो है अब तक छोटा नेबुलाइजर जो है वो कहीं पर भी तैयार नहीं किया गया, कभी बना ही नहीं है। और अगर मेरे कैमरामैन वाहिद खान अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सके कि ये छोटा तरीन नेबुलाइजर जो है ये तैयार किया है अब्दुल रहमान ने। और वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नेबुलाइजर जो है बहुत बड़े बड़े साइजेस में अवेलेबल होते हैं, लेकिन अब्दुल रहमान का ये दावा है कि उन्होंने जो है इस नेबुलाइजर को तैयार किया है जिसको आसानी जो है आप अपनी जेब में रखकर जो है बाहर भी घूम सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डी फार्मेसी 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। अब्दुल रहमान, मैनी कांग्रेचुलेशंस। मुझे बताइए, नेबुलाइजर आपने तैयार किया है, इतना छोटा नेबुलाइजर किस तरीके से तैयार किया?
बेसिकली मेरी दादी काफ़ी टाइम से अस्थमैटिक पेशेंट थी। हमें बहुत इशू आता था कि इतना बड़ा नेबुलाइजर है और उसके लिए प्लग इन करना पड़ता था, बिजली का इंतजार करना पड़ता था, हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती थी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए इस इशू को। तो इस सिचुएशन को देखते रहते हुए मैंने एक अल्ट्रासोनिक सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इसको इंतहाई कॉम्पैक्ट सिस्टम के अंदर बनाया। मेरा ये था कि बेसिकली कोई मार्केट के अंदर बहुत सारे नेबुलाइजर्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई नेबुलाइजर ऐसा नहीं है जो अपने साथ रख सके, अपने पॉकेट में रख सकें, कैरी कर सकें। मेरे नेबुलाइजर को बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसा सिस्टम हो जो आप हर वक्त अपने पॉकेट में रख सके, आप रख के मुझे आपको तकलीफ नहीं दे। जो एक सिस्टम जब कंफर्टेबल होगा कैरी करने में तभी आप उसको कैरी करेंगे, और जो चीज़ आपके पास ज़रूरत के वक्त मौजूद हो उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको 2000 रुपये के अंदर अंदर मार्केट में लेकर आ जाए। इस सिचुएशन में पूरे पाकिस्तान का सबसे सस्ता नेबुलाइजर होगा और आम इंसान आराम से इसको खरीद के इस्तेमाल कर सकेगा। आम इंसान आराम से इसको खरीद कर जो है इस्तेमाल कर सकता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा जो है ये नेबुलाइजर है और ये बाआसानी जो है जेब में भी रखा जा सकता है, ट्रैवलिंग में भी बाआसानी जो है इसकी कह सकते हैं इससे जो इस्तेफादा जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा अब्दुर्रहमान का ये कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से मुआवनत जो है वो फरहम की जाए तो इनका ये कहना है कि जो एक आम शहरी है वो भी इससे इस्तेफादा जो है हासिल कर सकेगा। और ये जो नेबुलाइजर है 2000 रुपए की कॉस्ट में जो है ये पूरे पाकिस्तान में सबसे छोटे तरीन नेबुलाइजर के तौर पर जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। जी, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल के एमएस समेत 35 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त चिकनगुनिया का शिकार हो चुके हैं। स्टाफ की शदीद कमी, ओपीडी के पंखे और लाइटें भी ख़राब हो गई हैं। अद्वियात भी मुयसर नहीं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात हैं। तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम बिन से। बताइएगा इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सऊदाबाद अस्पताल सिंध गवर्नमेंट में, जहां पर ये अस्पताल जो है वसाइल का गढ़ बन चुका है, जहां पर इमरजेंसी में अद्वियात नहीं है, जबकि ओपीडी में आने वाले मरीजों को सहूलियात मुयसर नहीं। जबकि इसके अलावा 35 से ज़्यादा जो अमला है जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है वो चिकनगुनिया का शिकार हो चुके हैं, जिसमें अस्पताल के एमएस डॉक्टर पीर अब्दुल नबी भी शामिल हैं जो कि इस चिकनगुनिया का शिकार हो चुके। तो सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में मसाइल पैदा हो चुके हैं, वहाँ पे आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अद्वियात बाहर से मंगवाई जा रही है, छतें गिर रही हैं और दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं, और यहाँ पे आने वाले मरीजों को भी मुश्किलात का सामना। हमारे कैमरामैन इमरान दिखा सकते हैं कि ये अस्पताल का जो पंखे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं चल रहे और लाइटें भी नहीं चल रही। जबकि इसके अलावा सामने की तरफ अगर दिखा सके हमारे कैमरामैन इमरान, तो सामने भी देख सकते हैं कि दर्जनों की तादाद में मरीज बैठे हुए हैं और उनकी किसी के ऊपर पंखा चल रहा है तो किसी के ऊपर पंखा नहीं चल रहा है। वहाँ पे भी शदीद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, शदीद गर्मी है, हब्स है। जबकि बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी, जहाँ पर बार बार बिजली की लोड शेडिंग होने की वजह से मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ओपीडी में आने वाले मरीजों को भी अद्वियात मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान भी नजर आए। जबकि इसके अलावा जो अगर बात की जाए अस्पताल की इमारत की, तो इमारत भी इंतहाई खस्ता हाल है और यहाँ पर उसकी देखभाल नहीं की जा रही। और बिजली जाती है तो जनरेटर तो चलाया जाता है, लेकिन फिर भी शदीद हब्स होता है क्योंकि पंखे लाइटें ख़राब हैं और यहाँ पे जो अद्वियात मुयसर नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों को ये सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद कवर करता है, लेकिन यहाँ पर आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एमरजेंसी के अंदर भी गुज़िश्ता शब जो एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर जो है वो रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी आने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद देने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जहाँ पर एमरजेंसी के अंदर जो ड्रेसिंग का सामान नहीं था। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी कायम करने का आज जो है वो इम्कान जाहिर किया कि इंक्वायरी कमेटी कायम की जाएगी, आया वहाँ पे दवाएं क्यों नहीं थी। जबकि इसके अलावा अगर ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी में भी इसी तरह अद्वियात नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर अद्वियात नहीं, तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पे आने वाले मरीजों ने भी यही मुतालबा किया कि वो दूर दराज से आते हैं यहाँ पे अद्वियात लेने, लेकिन अद्वियात नहीं होती। तो इस हवाले से अस्पताल के एमएस खुद भी वो कई रोज़ से शदीद अलील हैं, चिकनगुनिया का शिकार होकर अस्पताल में नहीं आ रहे, जबकि दीगर अफराद भी चिकनगुनिया का शिकार होकर घरों पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अमले की भी कमी हो चुकी है। जबकि यहाँ पे आने वाले मरीजों को भी इब्तदाई सहूलतें मुयसर नहीं है, जिसके हवाले से हुकूमत सिंध महकमा सेहत को चाहिए कि फौरी तौर पर सऊदाबाद अस्पताल के मसाइल के पर तवज्जो दे, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को तमाम तर सहूलियात मुयसर हो सकें। सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से मजदूरों की रजिस्ट्रेशन जारी है। सिसी के सबसे बड़े कलसूम बाई वली का अस्पताल पर दबाव बढ़ने लगा। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा बुड़ो कहते हैं कि मरीजों का दबाव ज़्यादा, बजट कम। रोज़ ओपीडी में 1000 मरीज आ रहे हैं। कैंसर की अद्वियात पर अस्पताल का ज़्यादा बजट खर्च हो रहा है। तफसीलात जान लेते हैं मीर कीरियो से।
देखिए जी, बिल्कुल सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से मजदूरों की रजिस्ट्रेशन का मरहला जारी है, लेकिन सेसी के जो सबसे बड़े अस्पताल है उन पर क्या असर पड़ेगा? खास तौर पर जो कलसूम भाई वली का अस्पताल है उस पर कितना बर्डन पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बजट भी कम है और जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उससे ज़्यादा अस्पताल पर बर्डन पड़ेगा, ओपीडी भी ज़्यादा होगी और ख़ास तौर पर जो अद्वियात हैं उनकी किल्लत भी फिर पाई जाएगी। इस पर कितना अस्पताल पर असर पड़ेगा, कलसूम भाई वली का अस्पताल पर, इस पर हम बात करेंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कलसूम भाई वली का अस्पताल डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आबरो हमारे साथ मौजूद है। तो हमारी जो बजट होती है वो हमारी गवर्निंग बॉडी अप्रूव करती है ना, तो वो तो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने अप्रूव किया है। तो अभी जो नई रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके बाद ये हमारे सारे वर्कर्स यहाँ पर हमारी ओपीडी मोर देन 1000 प्लस की ओपीडी है पर डे की, तो काफ़ी बढ़ गई है और उससे जाहिर सी बात है बजट पर भी असर पड़ेगा। तो हमारी जो है ना रिक्वेस्ट है अपनी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान से, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी हमारे मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब शाहिद अब्दुल सलाम साहब से और कमिश्नर साहब नियाज़ राउजू साहब से कि वो उस हिसाब से जितने वर्कर्स अभी इलेक्ट हुए हैं बड़े हैं उस हिसाब से हमें कोई जो है ना उस बजट जो है उस हिसाब से हमें प्रोवाइड किया जाए, ताकि किसी भी मरीज़ का जो है इलाज ना रोका जा सके और उसको मुसलसल वो ट्रीटमेंट मिलती रहे। क्योंकि अस्पताल है, आपको पता है यहाँ पर तो राउंड द क्लॉक हमें जो है ना चलाना होता है। हमारा आईसीयू 24 आवर्स चल रहा है, कैजुअल्टी हमारी 24 आवर्स है, हमारे वार्ड हैं, तमाम वार्ड्स चल रहे हैं, मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, आर्थोपेडिक, तो इन सब पर फिर हमारा थोड़ा सा बर्डन, ये जाहिर सी बात है अद्वियात के आपको पता है रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए जी, बिल्कुल वली का अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना था कि दिन ब दिन मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के बाद जो है अस्पताल पर बर्डन बढ़ रहा है। ओपीडी तकरीबन योमिया 700 से 800 से तकरीबन 1000 तक पहुंच गई है, जबकि अगर बात कीजिए अद्वियात की, उनका कहना था कि ओपीडी में आउट पेशेंट और जो यहाँ पर दाखिल मरीज हैं उन पर उनको जो अद्वियात फराहम की जाती है उन पर भी अब जो है बर्डन महसूस किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हमारा बजट भी बढ़ाया जाए ताकि जो नए मजदूरों की रजिस्ट्रेशन है उनको भी उसी हिसाब से इलाज फराहम किया जाए। जी, बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस की टक्कर से एक बच्चा जाम बहक हो गया। बच्चा अपनी बहन, भाई और वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सिविल ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल जो है वो एक ट्रैफिक हादसा पेश आया बल्दिया हब रिवर रोड के ऊपर, जिसके नतीजे में एक बच्चा जिसकी शनाख्त अब्दुल लतीफ़ के नाम से हुई वो जाँ बहक हुआ। उसके वालिद अब्दुल रऊफ, उसकी बहन जिसका नाम सादिया है और इसका छोटा भाई अब्दुल्ला जो है वो इसमें जख्मी हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में गैर कानूनी असलहा बरामदगी के केस की समाअत हुई। मुलजिम शाहजेब को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने SHO के जरिए गवाहान को समन जारी कर दिए। तफसीलात बताएंगे हमें जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए गैर कानूनी असलहा बरामद होने का केस है जिसकी समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई है। पुलिस हुकाम ने मुलजिम शाहजेब को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया। अब मुलजिम की जानिब से एडवोकेट ज़हीर अहमद ने अदालत में अपना वकालतनामा जमा करवाया है। इस दौरान समाअत सरकारी वकील भी अदालत में हाजिर हुए और मुलजिमान चूँकि दीगर मुकदमात में भी नामजद है जो कि इस मुकदमे से मिलते जुलते ही हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, लिहाजा सरकारी वकील ने तमाम मुकदमात को जम करने की दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए तमाम मुकदमात को जम कर दिया, जो अब एक ही अदालत में एक ही वक्त में चलाए जाएंगे। इसके बाद अदालत ने जो है वो SHO के ज़रिए तमाम गवाहान को जो है वो सुमन जारी करने का भी हुक्म सादिर कर दिया है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस पेपर्स भी तलब कर लिए हैं। अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है और हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर गवाहान की हाज़िरी को यकीनी बनाएं। मुलजिम के खिलाफ जो है वो थाना फेरियर में थाना अवामी कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, क्लिक प्रोजेक्ट के मंसूबे टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी डायरेक्टर क्लिक की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। तबरेज़ मरी बोले कि तमाम फील्ड वर्कर्स और सुपरवाइजर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। काम की क्वालिटी और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया उनकी जानिब से। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक तबरेज़ मरी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें उनकी जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने के अहकाम जो है वो दिए गए हैं। तमाम शोबाजात के माहिरीन, कंसल्टेंट समेत फील्ड स्टाफ भी जो है इस मौके पर मौजूद था। इस मौके पर डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक तबरेज़ मरी का कहना था कि
काम की क्वालिटी और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की फराहम करदा गाइडलाइंस को बतौर खास मद्देनजर जो है वो रखा जाए। तमाम फील्ड वर्कर्स और सुपरवाइजर जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अवाम की आरा और तजवीज़ को खुसूसी अहमियत जो है वो दी जा रही है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदान के लिए क्लिक प्रोजेक्ट के दरवाजे खुले हैं। इस शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब मुख्तार। शहर कर्द में बिजली और गैस के मसाइल हल नहीं हो सके। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 8.5 घंटों तक गायब रहने लगी, जबकि बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक पहुंच गया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बिजली और गैस के मसाइल ने कराची की राह देख ली। शहरी बिला तातुल बिजली और गैस के उसूल को तरस गए। शहरियों को शिकवा है कि दिन हो या रात गैस और बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। मुताल्लिका अवामी इदारों में कोई सुनवाई नहीं होती। मामलात जिंदगी शदीद मुतासर होते हैं और रही सही कसर भारी भरकम बिल पूरी कर देते हैं। गैस रात को शाम को 7 बजे चली जाती है, फिर रात को आती है 10:30 बजे, फिर चली जाती है तकरीबन आती है 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद सुबह फिर आती है 6 बजे, फिर चली जाती है। फिर ये सब 2 घंटे आती है, 2 घंटे 3 घंटे चली जाती है। गैस रेगुलर नहीं आता है, आ रहा है लेकिन कम आ रहा है बस। कल बिजली भी नहीं था डिफेंस में, मुश्किलात हुए, सालन नहीं पकाता है लोग। फिर आपने ये डिफेंस वाला जो ये रहा है ना, इसमें सारे लोगों ने अपने साथ सिलेंडर रखा हुआ है। लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन और कायदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके गैस और बिजली के मसाइल से मुतासर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, जबकि तर्जुमान सुसैदन का मौक़िफ़ है कि सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। तहम लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत दीगर इकदाम किए जाते हैं। कैमरामैन सजाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अनाज़िर, महंगाई का तूफान थमने लगा, शहरियों को रिलीफ मिलने लगा। होलसेल के बाद रिटेल में भी चीनी 5 रुपये फ़ी किलो सस्ती हो गई है। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी के बाद अब हम देख रहे हैं कि उसके असरात रिटेल मार्केट में भी नज़र आ रहे हैं और रिटेल मार्केट में भी चीनी की कीमतों में तकरीबन 5 रुपये किलो तक पे कमी वाक़ हो गई है। रिटेल मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं कि चीनी जो है 135 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं चीनी आप क्या हिसाब फ़रोख्त कर रहे हैं और चीनी जो सस्ती हुई उसकी बुनियादी तौर पर वजूहत क्या है? बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया वसीम भाई। चीनी की वजूहत ये है कि नवंबर में अभी नई क्रशिंग हो रही है, तो उस वजह से अभी नया माल हो रहा है, तो ताजर हज़रात जो है जिनके पास पुराना माल पड़ा हुआ है वो निकाल कर रहे हैं। अभी तकरीबन 135 रुपये रिटेल की हो गई है चीनी, पहले 150-60 की थी, अभी 135 की हो गई है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि मज़ीद चीनी की कीमतों में कमी मुतवक्के है अगर यही सूरत हाल रहती है? जी बिल्कुल है, 5-6 रुपये तो नज़र आ रहे हैं। बाकी तो ये तमाम चीज़ें हमें तो इतनी नॉलेज नहीं होती क्योंकि हम तो रेट खोलते नहीं है। बाकी जितनी क्रशिंग होगी, जितना नया माल आएगा, तो पेमेंट भी आगे शुगर मिल वालों को देनी होती है, गन्ने वालों को, तो फिर इसी वजह से 6 रुपये मज़ीद कमी इंशाल्लाह आएगी। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि चीनी की कीमतों में अच्छी खासी कमी वाक़ई हुई है और चीनी जो है जो कि 150 रुपये किलो या फिर उससे ज़्यादा पे फ़रोख्त की जा रही थी वो अब 135 रुपये किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। बुनियादी तौर पर वजूहत ये हैं कि जो गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ हो चुका है, तो जो ताजर हैं चीनी के और बिलखुसूस जो शुगर मिल्स मालकान है वो पुरानी चीनी जो है वो फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से असर ये देखने में आ रहा है कि चीनी जो है उसकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। और दुकानदारों ने ये भी इम्कान ज़ाहिर किया कि अगर यही सूरत हाल रहती है तो आने वाले दिनों में मज़ीद चीनी जो है 5 से 6 रुपये किलो मज़ीद सस्ती हो सकती है। जी।